Hello students, welcome you all on digital platform Mehta PG College and Institute of Technology. I am Dr. Sunil Chaudhary, Assistant Professor Zoology. So, come on topic. हम कल BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके थे और कुछ टॉपिक्स में जैसे अपन ने टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में अपन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। उसके बाद में बाइनोमियल क्लासिफिकेशन नोमेनकल्चर की बात की थी अपने कि ऑर्गेनिज्म का कैसे नामकरण किया जाता है, उन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नामकरण के लिए कुछ रूल रेगुलेशन भी मैंने आपको बताए थे कि एक ICZN ने एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, साइंटिस्ट का ग्रुप है जिसमें ये सब चीज़ें डिस्कस मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आपको नाम देना है तो उस ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अपन ने उसमें कल डिस्कस किया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नाम होगा। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि उसमें 2 वर्ड्स होंगे। फर्स्ट जो वर्ड्स है वो जीनस होगा और सेकंड वाला जो है स्पीसीज होगा। फिर अपन ने बात की थी कि जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। उसके बाद में फिर अपन ने बात की थी कि कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की हो और उसका नाम आगे जुड़ा हुआ हो तो उसको अपन शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और सारे के सारे जो नाम हैं वो लेटिनाइज्ड होंगे, ठीक है, लेटिन भाषा में होंगे और उनके इटैलिक्स में लिखा जाएगा, यानी तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। तो ये कुछ नॉर्म्स थे जो बाइनोमियल थ्योरी के लिए बने हुए थे, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन के लिए बने हुए थे। आज अपन बात कर रहे हैं, अपना जो टॉपिक है उसमें ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोजोन एंड मेटाजोन और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोन एंड मेटाजोन, ठीक है। सो जब अपन क्लासिफिकेशन अपना पढ़ रहे थे उस टाइम पे अपन ने कहा था कि क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरियाज थे, उनको फॉलो करना पड़ता है। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो नॉर्मली स्ट्रक्चर के बेस पे कि एनिमल कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता, या फिर उसका ब्लड का कलर कैसा है, उस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया था। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जब सब चीज़ें साइंटिफिक होने लगी तो उसके बाद में अपने पास में क्लियर क्लासिफिकेशन आ गया, क्लियर नोमेनकल्चर आ गया। उसी की आज अपन बात करने वाले हैं। तो जो अपना एनिमल किंगडम था, किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम जिसकी अपन बात कर रहे हैं, तो एनिमेलिया जो किंगडम है इसको अपन ने जो सब किंगडम में डिवाइड किया था, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, ठीक है। एनिमेलिया जो किंगडम है उसको 2 सब किंगडम में डिवाइड कर रखा है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में फिर अपन एक फाइलम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ, और इधर मेटाजोआ को फिर अपन क्लासीफाई करते हैं। तो मेटाजोआ में फिर अपन मीसोजोआ, पेराजोआ और यूमेटाजोआ को पढ़ते हैं। तो अपन पहले बात करते हैं प्रोटोजोअन और मेटाजोअन की बात करते हैं, उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से और डिवाइड किया गया है। किंगडम एनिमेलिया की अपन बात कर रहे हैं कि किंगडम एनिमेलिया को 2 सब किंगडम्स में डिवाइड कर रखा है। सब किंगडम प्रोटोजोआ और मेटाजोआ।
देखिए उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज अपन फॉलो करते हैं कि प्रोटोजोआ में किसको रखा है, मेटाजोआ में किसको रखा है और क्यों रखा गया है। ठीक है, जब अपन बात करते हैं प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ में अपन कहते हैं कि प्रोटोजोआ में अपन ने उन स्पीसीज को रखा है या तो वो नेक्ड आई से अपने को दिखाई नहीं देते, या तो सिंपल सी कह सकते हैं अपन इनको कि यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म को सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है और यूनिसेलुलर होते हैं। तो अपन सीधा सा कह सकते हैं कि जितने भी प्रोटोजोन हैं यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, इधर फिर अपन चलते हैं मेटाजोन की तरफ। तो मेटाजोन जितने भी हैं वो मल्टीसेलुलर हैं और मल्टीसेलुलर के बाद में दूसरा उनको अपन आईज से देख सकते हैं, यानी कि वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, कुछ हो सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होते। ठीक है, तो प्रोटोजोन को फिर अपन ने प्रोटोजोआ को अपन ने कहा कि ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर। ठीक है, प्रोटोजोन माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर होते हैं, मेटाजोन्स मल्टीसेलुलर हैं और आइज से देखे जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। उसके बाद में अपन ने प्रोटोजोआ को नीचे की तरफ क्लासिफाई किया। तो प्रोटोजोआ को अपन एक फाइलम में क्लासिफाई कर देते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है, और प्रोटोजोआ में उन सभी ऑर्गेनिज्म को अपन ने रखा है जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं या नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। जैसे अपन बात करते हैं अमीबा की बात करते हैं, पैरामीसिन की बात करते हैं, यूग्लिना की बात करते हैं, एंट अमीबा की बात करते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या तो पैरासिटिक या सेप्रोफिटिक या हेटरोट्रोप्स जितने भी हैं उनको अपन ने इसमें रखा है। हेटरोट्रोप मीन्स कि ये जो ऑर्गेनिज्म है हेटरोट्रोप्स या कुछ इनमें से फोटोट्रोप्स भी होते हैं जो प्लांट्स की तरह फूड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अपन यूग्लिना अब आगे पढ़ेंगे तो यूग्लिना में बात करेंगे कि यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोट्रोप्स होते हैं, कुछ सेप्रोफिटिक होते हैं, कुछ पैरासिटिक नेचर के होते हैं। तो सभी तरीके के ऑर्गेनिज्म यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में अपन अमीबा, पैरामीसियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर अपन चलते हैं मेटाजोआ की तरफ। ठीक है, चलिए मेटाजोआ की बात कर रहे हैं अपन। तो मेटाजोआ में अपन ने कहा कि मेटाजोआ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं मोस्ट ऑफ कैसे मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, सेल्यूलर ग्रेड से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक, ऑर्गन सिस्टम तक का ग्रेड लेवल होता है। तो जितने भी मेटाजोन्स हैं वो मल्टीसेलुलर होंगे और उनकी जो बॉडी है, बॉडी का जो फॉर्मेशन है या तो सेल से मिलकर बना होगा या फिर टिश्यू से मिलकर बना होगा और या फिर ऑर्गन मिलकर काम करेंगे। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि मेटाजोन को भी कुछ और डिवाइड किया गया है। देखिए मेटाजोन को 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। मीसोजोआ, पैराजोआ, यूमेटोजोआ। ठीक है, 3 कैटेगरीज में इसको फिर डिवाइड किया गया है, मीसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटोजोआ। ठीक है,
तो अपन यहाँ सबसे पहले बात करते हैं मीसोजोआ। मीसोजोआ का मतलब होता है मिडल एनिमल्स, यानी कि इस क्लास या इस फाइलम की अपन बात करते हैं तो इसमें पैराजोआ यानी पोरीफोरा और प्रोटोजोआ के बीच में भी कुछ एनिमल्स हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनको अपन ने इसमें रखा हुआ है। तो मीसोजोआ का मतलब हो गया मिडल एनिमल्स। और मिडल एनिमल्स में अपन देखें कि कौन से एनिमल को यहाँ अपन रख सकते हैं, तो इसमें तकरीबन 50 के आसपास स्पीसीज आती है, जिसमें एक स्पीसीज जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन रखते हैं डायसेमा। तो डायसेमा ये जो स्पीसीज है ये प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बीच की स्पीसीज है, तो उनको अपन ने मीसोजोआ में रखा है। तो कुछ कैरेक्टर प्रोटोजोआ और कुछ मेटाजोअन्स, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि एक कनेक्टिंग लिंक है, दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो इसलिए अपन ने कुछ ऑर्गेनिज्म को मीसोजोआ में रखा है। उसके बाद में फिर अपन बात कर रहे हैं पैराजोआ की, और पैराजोआ की बात करते हैं तो पैराजोआ में अपने को नाम से पता चल रहा है कि एक फाइलम पोरीफोरा जिसमें बॉडी में पोर्स प्रेजेंट हैं, उस फाइलम को अपन ने इसमें रखा है। पैराजोआ में एक तरीके से अपन कहें कि वो ऑर्गेनिज्म जिनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर होता है, यानी मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। और इसके बाद में और कुछ कैरेक्टर्स अपन लेके चलते हैं। अभी जैसे अपन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ ये सारे कैरेक्टर्स की अपन बात करने वाले हैं। तो पैराजोआ में अपन एक फाइलम पढ़ते हैं पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा, पोरी का मतलब पोरस बॉडी, पोरस बॉडी की वो ऑर्गेनिज्म जिनमें पोर युक्त बॉडी होती है या बॉडी में बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं, उनको अपन पोरीफेरा में रखते हैं। तो पोरी का मतलब पोर बियरिंग बॉडी और फेरा का मतलब रखने वाले, वो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में बहुत सारे पोर रखते हैं उनको अपन पोरीफोरा में रखते हैं। ठीक है, तो पोरीफोरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे तो वहाँ आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉडी में बहुत सारे पोर्स दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल लेके देखें अपन, जैसे स्पंज है, यूप्लेकटेला है, तो आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बॉडी में बहुत सारे पोर्स, यानी उनको बोलते हैं ओस्टिया। बॉडी में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं ओस्टिया, और एक जहाँ से पानी वापस निकलता है उसको बोलते हैं ओस्कुलम। तो बॉडी में एक ओस्कुलम और बहुत सारे ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं। ओस्टिया के थ्रू वाटर अंदर एंट्री करता है स्पॉन्जोसील कैविटी में। देखिए जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि एसिलोमेट होते हैं, यानी सीलोम एब्सेंट होती है। सीलोम एब्सेंट होती है तो यहाँ क्या होती है, दूसरी एक कैविटी होती है जिसको नाम देते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी। स्पॉन्जोसील कैविटी में अंदर की तरफ आकर ओस्टिया खुलते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें नॉर्मली अपन देखिए इस तरीके का इनमें कैविटी दिखाई देती है। और यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर होता है, यानी कि दो तरीके की यहाँ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक बाहर की तरफ होती हैं पेनेकोसाइट सेल्स और अंदर की तरफ होती हैं कोइनोसाइट सेल्स या कोलर कोशिकाएं जिनको बोलते हैं, कोइनोसाइट सेल्स और पिनेकोसाइट सेल्स। तो सेल्स मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोइनोसाइट और पिनेकोसाइट दोनों सेल्स के बीच में मीजोग्लिया भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी अपन इन एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि इनमें अंदर की तरफ क्या है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी।
स्पॉन्जोसील कैविटी, और इस स्पॉन्जोसील कैविटी में ये बहुत सारे पोर्स आकर खुलते हैं जिनको अपन बोलते हैं ओस्टिया, ठीक है। और बाहर की तरफ ये एक पोर के द्वारा खुलते हैं जिसको बोलते हैं ओस्क्यूलम, ठीक है। ओस्क्यूलम के द्वारा ये बाहर की तरफ खुलते हैं। तो बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन ने इनको पोर बियरिंग एनिमल्स कहा है, या बॉडी में पोर्स हैं इसलिए। चलिए, तो अपन ने बात की पेराजोआ की, तो पेराजोआ में अपन ने रखा पोरीफोरा, और पोरीफोरा में अप्रोक्स 9000 के आसपास स्पीसीज अपन यहाँ रखते हैं। प्रोटोजोआ की अपन बात करते हैं, तो प्रोटोजोआ थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। देखिए फर्स्ट फाइलम मैंने आपको बताया था कि आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद में मोलस्का, और मोलस्का के बाद में आता है प्रोटोजोआ। ये 3 फाइलम है। तो प्रोटोजोआ में अप्रोक्स 50 से 60 हज़ार के आसपास स्पीसीज आती हैं, और आपके आर्थ्रोपोडा में 9 लाख के आसपास स्पीसीज हैं, मोलस्का में 6 से 7 लाख के आसपास स्पीसीज आती हैं। तो यहाँ अपन पोरीफोरा की बात कर रहे हैं, तो पोरीफोरा में 9,000 के आसपास स्पीसीज आती हैं, और जितनी भी स्पीसीज है मोस्ट ऑफ स्पीसीज की बॉडी में आपको पोर्स मिलेंगे। बहुत सारे पोर्स होते हैं, उनको ओस्टिया, और एक पोर के द्वारा बाहर खुलते हैं उसको ओस्क्यूलम बोलते हैं। उसके बाद में तीसरी अपना यहाँ जो इनका कैटेगरी है उसको बोलते हैं अपन यूमेटाजोआ। यानी कि पोरीफोरा के बाद के जितने भी फाइलम हैं अपन उन सबको यूमेटाजोआ में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। अपन पोरीफोरा में बात कर रहे हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इससे पहले के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में अपन कह रहे थे कि वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। चलिए, तो अपन बात कर रहे हैं तीसरी कैटेगरी अपनी यूमेटाजोआ की। यूमेटाजोआ, सॉरी, देखिए यूमेटाजोआ में मैंने कहा जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपन ने यूमेटाजोआ में रखा है, और यूमेटाजोआ में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके कुछ क्राइटेरियाज लेकर अपन इनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे यूमेटा के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे होंगे, कुछ में रेडियल सिमेट्री होगी, या सिमेट्री की बात करेंगे अपन, या बाइलेटरल होगी, ठीक है। इससे पहले के जितने भी फाइलम थे यानी कि प्रोटोजोआ और पोरीफोरा के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अपन बात करते हैं तो उनको अपन बोलते हैं कि ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि उन ऑर्गेनिज्म में कोई सिमेट्री नहीं होती, कुछ ऑर्गेनिज्म को छोड़कर उनमें सिमेट्री नहीं होती, तो वो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। यहाँ अपन बात करेंगे यूमेटाजोआ में कि या तो रेडियल सिमेट्री होगी या बाइलेटरल सिमेट्री होगी। तो रेडियल सिमेट्री देखिए एक मतलब समझिए, सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपन बीच में से काटें तो वो बराबर 2 इक्वल हाल्फ्स में या 2 भागों में डिवाइड हो जाए, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं सिमेट्री। तो यहाँ अपन इन ऑर्गेनिज्म को बात कर रहे हैं रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री की। तो रेडियल सिमेट्री मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को कहीं से भी काटें तो 2 भागों में डिवाइड हो जाए, इधर से काटें चाहे इधर से काटें चाहे इधर से काटें, तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री।
इसके अलावा बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक काट से या एक लाइन से काटे तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए। जैसे ये है, इसको सिर्फ यहाँ से बीच में से काटें तो बराबर भागों में डिवाइड हो। जैसे अपन फिश की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, अपनी बात करें, तो बिल्कुल बीच में से काटेंगे तो बराबर दो भागों में डिवाइड हो सकता है। एक आंख इधर, एक इधर, एक कान इधर, एक इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, यानी एक लाइन से अपन किसी को काटें तो वो बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाए। तो सिमेट्री यूमेटाजोआ के कुछ कैरेक्टर लेके चलते हैं अपन उनमें कि किस बेस पे इनको यूमेटाजोअन कहा है अपन ने। तो एक तो कहा है कि सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। दूसरा अपन ने कहा कि इनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यू लेवल से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक का होता है। यानी कि कुछ फाइलम में टिश्यू लेवल की बात करेंगे अपन, कुछ में ऑर्गन की बात करेंगे और कुछ में ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे कि अब सिस्टम काम करने लग गए। उसके बाद में कुछ क्राइटेरियाज और अपन इनमें लेते हैं, जैसे सिमेट्री की बात की अपन ने, फिर सीलोम की बात करते हैं। सीलोम की बात कर रहे हैं अपन कि कुछ जो मेटाजोअन्स हैं वो सीलोमेटिक होते हैं, कुछ एसिलोमेटिक होते हैं और कुछ स्यूडोसिलोमेटिक होती हैं, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म में सीलोम प्रेजेंट होती है। यानी कि मोस्ट ऑफ जो यूमेटोजोन्स हैं उनमें सीलोम प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती। जैसे मेटाजोन में अपन बात करते हैं सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेटा फाइलम में सिलेंट्रेटा है, निडेरिया है, इसके अलावा प्लेटीहेल्मिन्थीज है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज तक के जो फाइलम है उनमें सिलेंट्रॉन कैविटी एब्सेंट होती है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे हो गए, एसिलोमेट। उसके बाद में अपन चलते हैं एस्केहेल्मिन्थीज से आगे वाला जो फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखिए तीनों लेयर्स डेवलप होना चालू हो जाती है। आपके जो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम है वो कैसे होते हैं, टिप्लोब्लास्टिक, यानी कि तीन जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उसमें बीच बीच में अभी अपन ने बात की कि जो दो लेयर्स हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इनके बीच में मीजोग्लिया भरा रहता है। लेकिन यहाँ क्या है कि मीजोडर्म का डेवलपमेंट हो गया, तो मीजोडर्म बीच बीच में क्या है, पैचेज के रूप में दिखाई देती है। तो उन ऑर्गेनिज्म को अपन बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट, यानी कि यहाँ सिलोम प्रेजेंट होने वाली है। और कुछ एलिमेंट ऐसे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे या एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, यानी कि तीनों के तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अभी अपन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ने वाले हैं ये सब। तो ये कुछ क्राइटेरियाज लेकर अपन ने इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो अपन ने जो एनिमल किंगडम था उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया, प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में फिर अपन ने एक फाइलम को रखा प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ में अपन ने कहा कि यूनिसेल्युलर और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की उनमें बात करते हैं तो वो कैसा न्यूट्रिशन लेते हैं, प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेटिक भी होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म। जैसे अपन बात करें यूग्लिना की, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म कीमोट्रोपिक भी होते हैं, इसके अलावा कुछ सेप्रोफिटिक भी होते हैं, कुछ डायरेक्ट इंगेशन भी करते हैं। ठीक है, तो वो बात अपन कर रहे हैं प्रोटोजोआ में। उसके बाद में फिर अपन ने दूसरा जो सब किंगडम है वो लिया मेटाजोआ। मेटाजोआ का मतलब है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को अपन ने रखा इसमें, इसको भी फिर अपन ने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, मीसोजोआ, पेराजोआ और यूमेटाजोआ। मीसोजोआ में अपन ने कहा कि जो बीच का फाइलम है, ठीक है, मीसोजोआ बीच का फाइलम है, प्रोटोजोआ और पोरीफोरा के बीच का। तो उसको कनेक्टिंग लिंक भी कह सकते हैं अपन, दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो कुछ कैरेक्टर्स इसमें प्रोटोजोअन के और कुछ पोरीफोरन के दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। तो तकरीबन 50 के आसपास स्पीसीज इसमें रखी हुई है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं पोरीफोरा की। पोरीफोरा में अपन ने एक फाइलम को रखा है पोरीफेरा को। पोरीफेरा में कुछ कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, यानी पोर बियरिंग बॉडी होती है। इसके अलावा इनका जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर लेवल का होता है। तो उनको अपन ने किस में रखा है, पोरीफोरा में। और उसके बाद में जितने भी मल्टी सेल्यूलर हैं उनको अपन ने यूमेटाजोआ में रखा है। और उनके भी कुछ क्राइटेरियाज अपन ने लिए हैं, जैसे कि सिमेट्री कैसी है, सीलोम कैसी है, और उसके बाद में प्रोटोस्टोमियम है या ड्यूटेरोस्टोमियम है, जर्मिनल लेयर कौन कौन सी हैं, यानी डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, तो ये सब कुछ कैरेक्टर्स लेकर अपन ने इनको
अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया है, तो उनको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोन एंड मेटाजोन। अब अपन बात करने वाले हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, अपन बात कर रहे हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जितने भी फाइलम है अपन वहाँ बार बार ये बात करेंगे कि इनका बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं बात करेंगे कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का है, कहीं टिश्यू लेवल की बात करेंगे, कहीं ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे। तो वो सब चीज़ें अपने को पहले पता होनी चाहिए कि मेन जब क्लासिफिकेशन पे अपन जाएँ तो वहाँ ये सब चीज़ें अपनी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद में एक एक फाइलम पढ़ने वाले हैं। जैसे अपन फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे तो उसके जो बेसिक कैरेक्टर हैं या जनरल कैरेक्टर हैं वो अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में फिर क्लासिफिकेशन पे जाएंगे कि किस बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, क्या कैरेक्टर थे उनको लेकर क्लासिफिकेशन किया गया है, तो वो सब चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एनिमल्स को कई तरीके से अपने इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपन बात कर रहे हैं कि पहला लेवल जो आता है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का आता है, और वो फाइलम प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बना हुआ है, यानी कि उनकी बॉडी में प्रोटोप्लाज्म है अंदर की तरफ, और प्रोटोप्लाज्म एक मेम्ब्रेन से कवर है या जिसको अपन बोलते हैं पेलिकल के आवरण से घिरा हुआ है। तो बॉडी में जितने भी जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, प्रोटोप्लाज्म में होते हैं अंदर की तरफ। इसलिए इन एनिमल्स का जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का कहलाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फाइलम प्रोटोजोआ में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का। ठीक है, उसके बाद में फिर अपने पास में दूसरा जो लेवल आता है वो आता है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि प्रोटोजोआ फाइलम में मैंने कहा कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी में सिर्फ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। उसके बाद में दूसरा लेवल अपन ने कहा कि सेल्यूलर का मतलब है कि उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें दो तरीके की सेल्स आपको दिखाई देती हैं, बाहर की तरफ पिनेकोसाइट्स या पिनेकोडर्म सेल्स और अंदर की तरफ कोइनोडर्म या कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो उन दोनों सेल्स के बीच में मीजोग्लिया भरा हुआ है और उसमें भी बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे अमीबोसाइट सेल्स हैं, वो डिफरेंट फंक्शन करने के लिए अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाती है फिर। लेकिन जो मेन बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ अपन बात करने वाले हैं कौन से फाइलम की, पोरीफोरा की। पोरीफोरा के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद में तीसरा जो अपना क्राइटेरिया है वो है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अपन ने देखा कि सेल्स मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन कर रही थी, और अभी यहाँ सेल्स मिलकर यानी कि सेल्स का ग्रुप मिलकर अपने को टिश्यू, सेल्स के ग्रुप को अपन टिश्यू बोल रहे हैं। तो कुछ टिश्यूज मिलकर
बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो पोरीफोरा के अगला फाइलम है सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा में जो ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू लेवल का, यानी कि अब सेल्स का ग्रुप मिलकर वहाँ काम कर रहा है। तो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, इसलिए अपन इसको टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सिलेंट्रेटा, तो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट की कि टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यहाँ इसको अपन बोल सकते हैं सेल टिश्यू ग्रेड, यानी सेल्स भी होती हैं, साथ में सेल्स का ग्रुप मिलकर टिश्यू ग्रेड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर टिश्यू ऑर्गन, यानी टिश्यू तो है ही, टिश्यू तो मिलकर बना ही रहे हैं, साथ में टिश्यूज क्या बनाते हैं, ऑर्गन। देखिए जो हायरार्की चलती है इसकी, उसमें अपन बोलते हैं कि जैसे प्रोटोप्लाज्म है, उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म से क्या बनता है, सेल, सेल से टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से सिस्टम। इस तरीके से पूरी हायरार्की चलती है इनकी। तो यहाँ भी अपन वही बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उनमें टिश्यू ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सिलेंट्रेटा के बाद में जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज है या फ्लैटवर्म्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो फाइलम है उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अपन देखते हैं तो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ। तो उन ऑर्गेनिज्म में यानी ऑर्गन डेवलप होना चालू हो जाते हैं। अब उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो लेवल अपने पास में आता है वो है ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन सिस्टम यानी मैंने कहा कि प्लेटीहेल्मिन्थीज तक के जो एनिमल्स हैं उनका जो लेवल है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, यानी ऑर्गन, अब उनमें ऑर्गन्स डेवलप होने लग गए। लेकिन जैसे ही एस्केहेल्मिन्थीज या एस्केहेल्मिन्थीज से अपर फाइलम में अपन जाते हैं तो बॉडी में ऑर्गन सिस्टम काम करने लग जाते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बाद में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो पूरे की पूरे बॉडी में सिस्टम मिलकर काम करते हैं, इसलिए उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ अपन ने बात की लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने पास में सबसे पहला प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में अपन ने रखा प्रोटोजोआ, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी में आप देखेंगे तो प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। उसके बाद में सेल्यूलर लेवल की बात करते हैं कि पोरीफोरा जो फाइलम है उसके जो मेंबर्स हैं, पोरीफोरा फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल से मिलकर बना हुआ है, यानी सेल्स मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सेल्स हैं उनको बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं पिनेकोसाइट सेल्स, और अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं कोइनोसाइट सेल्स, और बीच में बहुत सारी अमीबॉइड सेल्स हैं जो आगे जाकर कन्वर्ट होती रहती हैं। फिर मैंने टिश्यू ग्रेड की बात की कि सिलेंट्रेटा जो फाइलम है वहाँ सेल्स के ग्रुप मिलकर काम करते हैं, जिसको अपन टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू से बॉडी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में टिश्यू ऑर्गन लेवल की बात करते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में धीरे धीरे ऑर्गन्स का टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और उसके बाद में एनेलिडा से लेकर अपन जितने भी फाइलम यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज में सिस्टम डेवलप होने लग जाते हैं, लेकिन क्लियर अपन माने कि एनेलिडा से लेकर जितने भी कॉर्डेट्स हैं वहाँ तक सिस्टम काम करते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम कर रहे हैं वहाँ पे पूरी बॉडी में। तो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो सिस्टम मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये था लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की अपन ने।
नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसमें अपन बात कर रहे हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन जो अपन कर रहे हैं उसके लिए क्या बेस या क्या क्राइटेरियाज लेकर अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए, तो अपन बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो अब क्लासिफिकेशन के जो क्राइटेरियाज हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर को लेकर अपन ने क्लासिफिकेशन किया है, उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है अपन वो ले लेते हैं सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री के बेस पे भी अपन एनिमल्स को डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें भी 2-3 तरीके की सिमेट्री की अपन यहाँ बात करते हैं। जैसे फर्स्ट जो सिमेट्री अपने पास में आती है स्फेरिकल, रेडियल और बाइलेटरल। 3 तरीके की सिमेट्री की यहाँ बात करेंगे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं उनमें गोलीय या स्फेरिकल सिमेट्री होती है, जैसे अपन वॉलवॉक्स की बात करें या कुछ अपने जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें इस तरीके की सिमेट्री देखने को मिलती है। तो ये ऑर्गेनिज्म जिनमें ओरल और एबोरल सरफेस जिनमें क्लियर नहीं होती है, वहाँ अपन सिमेट्री की, यानी कुछ जैसे वॉलवॉक्स है तो वहाँ वो कैसा होता है, पूरा राउंड शेप में होता है, गोल होता है, बॉल के स्ट्रक्चर का होता है। तो उस सिमेट्री को अपन स्फेरिकल सिमेट्री बोलते हैं। उसके बाद में दूसरी जो सिमेट्री आती है अपने पास में वो होती है रेडियल सिमेट्री। यानी सिमेट्री का मैंने आप लोगों को बताया कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपन इस तरीके से काटें कि वो बराबर 2 इक्वल लेवल्स में या पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उसको अपन सिमेट्री कह रहे हैं। तो यहाँ स्फेरिकल सिमेट्री में तो यानी पूरा का पूरा कोई ऑर्गेनिज्म है राउंड शेप में है, वो गोलाकार है, यानी कि उसमें ओरल और एबोरल सरफेस नहीं है या वेंट्रल और डोर्सल सरफेस नहीं है, तो उन ऑर्गेनिज्म को अपन स्फेरिकल सिमेट्री में रखते हैं। तो इनको कहीं से भी काटो, ये स्फेयर शेप में है, गोले की शेप में है, तो इनको अपन 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में फिर रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं अपन। तो रेडियल सिमेट्री में देखिए जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ओरल, एबोरल सरफेस, ओरल और एबोरल सरफेस, यानी ओरल सरफेस जैसे माउथ प्रेजेंट होता है और दूसरी अपोजिट, माउथ के अपोजिट डायरेक्शन वाली जो सरफेस है उसको एबोरल सरफेस बोलते हैं। इसी तरीके से 2 साइड्स और होती हैं, एक होती है डोर्सल और एक होती है वेंट्रल, यानी ये डोर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ओरल और एबोरल सरफेस प्रेजेंट होती है, यानी एक तरफ माउथ प्रेजेंट है और दूसरी साइड बिना माउथ वाली है, तो उन ऑर्गेनिज्म में रेडियल सिमेट्री होती है। तो उन ऑर्गेनिज्म को अगर जैसे अपन हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, हाइड्रा में आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको प्लांट की तरह का एनिमल दिखाई देता है। तो इसमें ये ओरल सरफेस है, ओरल सरफेस यानी जिधर माउथ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ इसमें माउथ प्रेजेंट है। तो और ये एबोरल सरफेस है, अपोजिट माउथ के अपोजिट डायरेक्शन में जो सरफेस है इसको एबोरल सरफेस बोलते हैं। तो इस सरफेस से अगर इनको अपन काटें, अगर इसको हाइड्रा को अपन काटें तो इधर से काटें तो भी इसके 2 भागों में बट जाएगा, इधर से काटें तो भी, बीच में से काटें तो भी, तो कहीं से भी काटें तो ये बराबर 2 भागों में बट जाता है। तो उनको बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से आपके बहुत सारे, जैसे अपन सिलेंटेटा फाइलम की बात करते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज तक के जो फाइलम हैं उनको अपन रेडियल सिमेट्रिकल बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज या उसके बाद तक के जो फाइलम हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री चालू हो जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही काट से 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अपन मान के चलिए अपने पास में कोई फिश है,
मानिए ये कोई फिश है अपने पास में, तो अगर इसको काटना हो दो बराबर भागों में अपने को काटना हो तो सिर्फ एक लाइन से अपन इनको दो बराबर भागों में काट सकते हैं, इस तरीके से काट सकते हैं अपन इसको। तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, यानी सिर्फ एक लाइन से अगर उनको काटें तो बराबर दो भागों में डिवाइड होते हैं। यहाँ एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, तो यहाँ भी देखिए दोनों सरफेस हैं, एक होती है डोर्सल और एक होती है वेंट्रल। ठीक है, दो सरफेस होगी डोर्सल और वेंट्रल सरफेस से बिल्कुल बीच में से काटे तो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो पहला जो क्राइटेरिया था अपने पास में क्लासिफिकेशन का वो कौन सा हो गया, सिमेट्री, यानी सिमेट्री के बेस पे ऑर्गेनिज्म को अपन ने डिवाइड किया तीन कैटेगरीज में, स्पेरिकल, रेडियल और बाइलेटरल। स्पेरिकल गोलीय सिमेट्री, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म जो बॉल शेप ये बिल्कुल गोल होते हैं उनमें स्पेरिकल सिमेट्री। फिर वो जो ऑर्गेनिज्म में ओरल और एबोरल सरफेस होती है उनको अपन कहीं से भी काटे तो दो बराबर भागों में बट जाते हैं, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। उसके बाद में तीसरी आती है बाइलेटरल, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनको सिर्फ एक काट से दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए जो रेडियल सिमेट्री है सिलेंट्रेटा में एक तो, और उसके बाद में इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स हैं उनमें जो सिमेट्री होती है वो पेंटामरस रेडियल सिमेट्री होती है। देखिए यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इकाइनोडर्म्स हैं, इकाइनोडर्म्स में जो लार्वल स्टेज है यानी इनकी जो लार्वल फॉर्म है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाकी जितने भी एडल्ट हैं उनमें पेंटामरस रेडियल सिमेट्री होती है, यानी 5 अरिये होते हैं वो, तो पेंटामरस रेडियल सिमेट्री होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अपने कि एनेलिडा, जैसे अपन प्लेटीहेल्मिन्थीज या एस्केहेल्मिन्थीज के आगे के जितने फाइलम पढ़ते हैं, एस्केहेल्मिन्थीज में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और ये सब, उसके बाद में कोर्डेट तक देखते हैं तो उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं जहाँ सिमेट्री कई जगह नहीं भी होती। जैसे अपन बात करते हैं मोलस्का में, तो मोलस्का की क्लास गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा में यानी कि बॉडी में ऐंठन होती है उन ऑर्गेनिज्म में, यानी क्लियर उनकी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे पाइला है तो पाइला भी कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है, किसी तरीके की उसमें सिमेट्री नहीं होती। उसको कहीं से काटें तो अपन दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो कुछ चीज़ें अपने को याद रखनी है। तो 2-3 एक्सेप्शन हैं। एक तो मैंने बताया कि इकाइनोडर्मेटा, अपन कह रहे हैं कि एनेलिडा से बाद के जितने भी फाइलम हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन इकाइनोडर्म्स में जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या एडल्ट ऑर्गेनिज्म है, उनमें पेंटामरस रेडियल सिमेट्री होती है और जो लार्वल फॉर्म है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, इसी तरीके से फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें सिमेट्री नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि मोलस्का के कुछ ऑर्गेनिज्म से पाइला है तो उनमें किसी तरीके की सिमेट्री नहीं होती। तो पहला जो क्राइटेरिया है अपना वो क्या हो गया, सिमेट्री, कि सिमेट्री के बेस पे अपन क्लासीफाई करते हैं। तो कितनी क्लासेज में अपन ने डिवाइड कर लिया कि कुछ कैसे होते हैं एसिमेट्रिकल, किसी तरीके की सिमेट्री नहीं होती। जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में किसी तरीके की सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि सिमेट्री कहाँ होगी, जहाँ परफेक्ट या तो सेल वाल होगी या सेल मेम्ब्रेन होगी। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम करती है। यहाँ कैसा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक, यानी प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है तो प्रोटोप्लाज्म कहीं बाहर निकल जाता है, कहीं अंदर चला जाता है, तो वो बॉडी की शेप को बिगाड़ता रहता है, इसलिए किसी तरीके की सिमेट्री नहीं होती। फिर अपन ने कहा कि कुछ एसिमेट्रिकल हो गए, कुछ स्पेरिकल सिमेट्री हो गई कि बॉडी अगर गोल है पूरी तो उसमें स्पेरिकल है। उसके बाद में फिर रेडियल सिमेट्री की बात की कि ओरल और एबोरल सरफेस है, उन ऑर्गेनिज्म को अगर कहीं से भी काटें तो वो बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद में फिर रेडियल सिमेट्री की बात की, फिर अपन ने बाइलेटरल की कि एस्केहेल्मिन्थीज के आगे के जितने भी फाइलम हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, कुछ अपवाद को छोड़कर। उसके बाद में दूसरा जो क्राइटेरिया अपन लेते हैं वो है अपना सीलोम को लेकर चल सकते हैं, दूसरा कैटेगरी। यानी कि दूसरा जो क्राइटेरिया है वो सीलोम ले सकते हैं। ठीक है, सीलोम के बेस के भी अपन ऑर्गेनिज्म को कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जिनमें किसी तरीके की सीलोमिक कैविटी नहीं होती, एसिलोमेट, उसके बाद में सीडोसिलोमेट,
और उसके बाद में थर्ड सीलोमेट। तीन कैटेगरीज में अपन यहाँ भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जिनमें किसी तरीके की सीलोमिक कैविटी नहीं पाई जाती, तो उनको बोलते हैं अपन एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। यानी जितनी भी अपने जैसे बात कर रहे हैं अपन, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ, पोरीफोरा और सिलेंट्रेटा तक के जो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस से पहले के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में किसी तरीके की कैविटी नहीं होती। कैविटी का मतलब है कि इनमें धीरे धीरे देखिए जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होगा यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ कुछ जो एनिमल्स हैं उनको जर्मिनल लेयर के बेसिस पे भी अपन क्लासिफाई करेंगे अभी। तो इन एनिमल्स में प्लेटीहेल्मिन्थेस से पहले के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें किसी तरीके की कैविटी नहीं होती, लेकिन उनमें अलग तरीके की कैविटी होती है। जैसे पोरीफोरा में स्पॉन्जोसील कैविटी की बात करते हैं, सिलेंट्रेटा में गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी की बात करते हैं, लेकिन ट्रू सीलोम एब्सेंट होता है। सीलोम का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। सीलोम का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी वॉल, देखिए इधर देखिए, बॉडी वॉल और अंदर की तरफ होती है गट या एलिमेंट्री कैनाल, इनके बीच में जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं सीलोम। ठीक है, ये सीलोम है, ये बाहर बॉडी वॉल है और ये अंदर आपको जो दिख रहा है ये गट या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच का जो सरफेस एरिया है इसको अपन बोलते हैं सीलोम, और इसमें फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, जिसको बोलते हैं सीलोमिक फ्लूइड। ठीक है, तो सीलोम जिनमें इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं ट्रू सीलोमेट, और जिनमें ये नहीं होता उनको बोलते हैं एसिलोमेट। और एक कैटेगरी और है जिसमें अपन ने इनको कैटेगराइज कर रखा है, उसको बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। यानी कि स्यूडोसीलोमेट क्लियर सीलोमिक कैविटी तो नहीं होती, लेकिन मेसोडर्म का जो फॉर्मेशन है, मेसोडर्म का यहाँ फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। तो यहाँ मेसोडर्म, देखिए इसका फॉर्मेशन मेसोडर्म से होता है। तो मेसोडर्म यहाँ क्या होता है, धीरे धीरे ये जो सेल्स हैं इनमें इस तरीके से पैचेज दिखाई देते हैं। ये मेसोडर्मल सेल्स हैं और ये बीच में खाली खाली सा पैचेज दिखाई देता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि सीलोम का ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है या सीलोम का फॉर्मेशन होने वाला है। तो यहाँ आपको सीलोमिक कैविटी में बीच बीच में पैचेज दिखाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्यूडोसीलोम, यानी आभासी गुहा। ऐसा प्रतीत होने लग जाता है कि हाँ कैविटी इनमें दिखाई देती है, लेकिन रियल में कैविटी वहाँ होती नहीं है, लेकिन आभास होने लग जाता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से आगे एस्केहेल्मिन्थेस कैसा होता है, एस्केहेल्मिन्थेस के जो मेंबर्स हैं वो स्यूडोसीलोमेट, यानी कि इसमें आते हैं आपके राउंड वर्म, राउंड वर्म मतलब गोल कर्मी जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। और इसके बाद में ट्रू जो अपने पास में कैविटी होती है सीलोमेट, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म। एस्केहेल्मिन्थेस के बाद के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ट्रू सीलोमेट हैं। तो अपन ने क्लासिफिकेशन किया किस बेस पे किया, सीलोम के बेस पे, यानी एसिलोमेट। प्लेटीहेल्मिन्थेस से पहले के जितने फाइलम में उनको अपन ने रखा एसिलोमेट, प्रोटोजोआ, पोरीफोरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया और प्लेटीहेल्मिन्थेस एसिलोमेट। उसके बाद में एक कैटेगरी यानी कि सीलोम का आभास होने लग जाता है तो उसको बोलता है सीडोसीलोम, और वो एस्केहेल्मिन्थेस। उसके बाद में नेक्स्ट एनेलिडा से देकर कॉर्डेटा तक के, नॉन कॉर्डेट तो हैं इकाइनोडर्म्स तक, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट जो फाइलम है उनको अपन सीलोमेट में रखते हैं। ठीक है, फिर सीलोम को भी अपन ने, जो सीलोमेट हैं उनको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, साइजोसीलोम और एंट्रोसीलोम। यानी साइजोसीलोम का मतलब है कि सीलोम का फॉर्मेशन मेसोडर्म में स्प्लिट से होता है। मेसोडर्म में देखिए सीलोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ देखिए देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अपन बात कर रहे हैं कि जिनमें डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है किससे हो रहा है, गैमेट से, यानी गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होगा कि गैमेट में फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने से फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन हुआ, उसके बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो जाइगोट में क्या होगा, डिविजन्स होते हैं। जाइगोट में जो डिविजन्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं
क्लीवेज, ठीक है। और क्लीवेज होगा तो क्लीवेज होने के बाद में इसमें सेल्स बनती हैं जिनको अपन बोलते हैं ब्लास्टोमियर सेल्स, ठीक है। इस तरीके से ब्लास्टोमियर सेल्स बनती हैं। अब इनमें डिफरेंट टाइप के प्रोसेस चलती है, जिससे ब्लास्टुलेशन होगा, फिर गैस्ट्रुलेशन होगा। तो जब गैस्ट्रुलेशन होता है तो ये जो ब्लास्टोमियर हैं वो अरेंज होती हैं, ठीक है। ब्लास्टोमियर्स अरेंज होंगी और 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये जो आपकी ब्लास्टोमियर्स हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि ये एक्टोडर्म, ये अंदर वाली एंडोडर्म और बीच में ये मीजोडर्म, 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया। तो इस मीजोडर्म में बीच वाली जो लेयर है मीजोडर्म, मीजोडर्म में ऐसे स्प्लिट लाइक फॉर्मेशन, दरार बनकर अगर सीलोम कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं साइजोसीलोम। और अगर बीच में जो आपकी एंडोडर्मल कैविटी है, जो एंडोडर्मल लेयर है, एंडोडर्मल लेयर में पैचेज बनते हैं, मान लीजिए आउट पाउच या आउट ग्रोथ होती है, तो ये आपके अंदर की तरफ दोनों क्या है, एंडोडर्म है, और एंडोडर्म में क्या हो रहा है, आउट पाउचिंग, बाहर पाउच निकल रहे हैं और फिर सीलोम का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं एंट्रोसिलोमेट। तो आपके जितने भी इसके एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा मोलस्का के बाद के इकाइनोडर्मेटा से आगे के जितने भी फाइलम, यानी इकाइनोडर्म से लेकर कोर्डेट्स तक कैसे होते हैं, साइजोसिलोमेट। और इससे पहले के जितने भी हैं वो कैसे होते हैं, सॉरी, इकाइनोडर्म से आगे के लेकर जितने भी हैं एंट्रोसिलोम, और उससे पहले के एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये कैसे होते हैं, साइजोसिलोमेट, ठीक है। तो दूसरा जो अपने पास क्राइटेरिया हो गया सीलोम। सिमेट्री दूसरा हो गया सीलोम, और तीसरा अपन बात करते हैं एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी को अपन बोल सकते हैं और भी यहाँ पे कि बेस्ड ऑन डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। एम्ब्रियोजेनी के बेस पे भी अपन एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं। तो यानी कि एम्ब्रियोजेनी का मतलब होता है जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मान के चलिए ये आपके पास में इस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन मैंने बताया कि जाइगोट में डिवीजन्स होंगे, डिवीजन्स होने के बाद में 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, और तीनों जर्मिनल लेयर्स मिलकर ही जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ देखिए कि 3 जर्मिनल लेयर्स बन गई आपके पास में, ठीक है। ये बाहर की तरफ होती है एक्टोडर्म, ये अंदर की तरफ है मीजोडर्म, और अंदर ही अंदर है एंडोडर्म। 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया। तो कुछ फाइलम तो ऐसे होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कुछ फाइलम ऐसे होते हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी तीनों जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज से पहले के फाइलम की अपन बात करते हैं तो वो कैसे होता है, डिप्लोब्लास्टिक, यानी 2 ही जर्मिनल लेयर्स होती हैं। वहाँ एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है, मीजोडर्म एब्सेंट होता है। मीजोडर्म की जगह वहाँ पे मीजोग्लिया भरा रहता है,
ठीक है, एसेलुलर फ्लूइड है जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया, वो भरा रहता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज से पहले के ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए? डिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद में एस के हेल्मिन्थीज से लेकर आगे तक कोर्डेटा तक के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी 3 जर्मिनल लेयर्स मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनी के बेस पे भी अपन ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ अपने पास में डिप्लोब्लास्टिक यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी स्ट्रक्चर 2 जर्मिनल लेयर से मिलकर बना हुआ है या 2 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। और वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें तीनों जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, एम्ब्रियोजेनी। तो 3 कैरेक्टर हो गए। उसके बाद में चौथा अपन अगर कैरेक्टर लेके चलते हैं तो वो आता है अपना एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, और उसको बोलते हैं अपन बेस्ड ऑन ब्लास्टोपोर। एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट या बेस्ड ऑन ब्लास्टोपोर। चौथा जो क्राइटेरिया अपन ले रहे हैं एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट या बेस्ड ऑन ब्लास्टोपोर। देखिए, जब डेवलपमेंट होता है, तीनों जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम पे इसमें ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन भी होगा। तो ब्लास्टोपोर से कुछ ऑर्गेनिज्म में पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में एनस का फॉर्मेशन होता है। तो उसके बेस पे भी अपन क्लासीफाई करते हैं। देखिए, एक बार थोड़ा सा आप देखना इधर। देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले क्या होगा कि गैमेट फॉर्मेशन हुआ। गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद में फ्यूजन हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड। ये मान के चलिए आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट कैसा होता है? 2n। डिप्लॉइड है जाइगोट। और जाइगोट में क्या होता है? क्लीवेज। ठीक है, जाइगोट में क्लीवेज होगा, यानी क्लीवेज यानी कि डिविजन्स। क्लीवेज होगा तो क्लीवेज होने के बाद में पहले 2 सेल बनेंगी, फिर 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल और 32 सेल्स। इस तरीके से सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ जो सेल बनती हैं उनको अपन बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, ब्लास्टोमियर। तो जब इससे फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट में क्लीवेज हुए, क्लीवेज होने के बाद में मोरुला स्टेज आती है। मोरुला के बाद में ब्लास्टुलेशन चालू होता है और ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लास्टुला किस तरीके का होता है? इसमें चारों तरफ जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर। और अंदर की तरफ जो कैविटी है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील कैविटी। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा, इनमें जो ब्लास्टुलेशन हुआ उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस चलती है वो होती है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन होगा। गैस्ट्रुलेशन होने में कुछ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं। जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स क्या करती हैं? गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, जब ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनेगा तो तीनों जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए वो किस फॉर्म में होता है? अब ये जो ब्लास्टुला है इनमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं। 2 तरीके की मूवमेंट्स जिनको आप एपिबोली और एम्बोली बोलते हैं। ठीक है, एपिबोली और एम्बोली। तो उन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट से क्या होता है कि ये जो ब्लास्टुला हैं आपके, ये अरेंज होते हैं। ठीक है, अरेंज होंगे तो जैसे ये ब्लास्टुला क्या करते हैं,
इस तरीके से ये ब्लास्टुला अरेंज हो जाते हैं, यानी कि ये या तो इसमें अंदर की तरफ जाकर इसको पूरे को कवर कर लेंगे, एक जगह से छोड़ के सिर्फ इस जगह को छोड़कर ये पूरे को कवर कर लेंगे, या ये सेल्स अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स हैं तो उसमें ये टूट कर इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, या फिर तो यहाँ एक जगह को छोड़कर इस जगह को बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर को छोड़कर ये सेल्स पूरे को कवर कर लेते हैं। तो अभी अपन बात कर रहे थे अंदर की तरफ जो कैविटी थी उसको अपन ने अभी क्या बोला था, ब्लास्टोसील कैविटी, लेकिन अब जो अंदर की तरफ कैविटी बन रही है उसको बोलते हैं अपन आर्केंट्रोन कैविटी। ठीक है, आर्केंट्रोन बोलते हैं, जो आगे जाकर एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करती है। यहाँ देखिए अब तीनों जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और ये एंडोडर्म, तीनों जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया। एक जगह को छोड़कर ब्लास्टोमियर पूरे को कवर कर लेते हैं, तो इस जगह को बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ये ब्लास्टोपोर कुछ ऑर्गेनिज्म में आगे जाकर माउथ का फॉर्मेशन करता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में एनएस का फॉर्मेशन करता है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है उनको बोलते हैं प्रोटोस्टोमियम, यानी कि इसके बेस पे भी अपन दो भागों में इनको डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोस्टोमिया या ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है, दो तरीके से अपन इनको डिवाइड करते हैं ब्लास्टोपोर की प्रेजेंस के बेस पे। तो ब्लास्टोपोर आगे जाकर जिन ऑर्गेनिज्म में पहले एनएस का माउथ का फॉर्मेशन पहले माउथ का फॉर्मेशन करता है, माउथ का फॉर्मेशन जिनमें होगा उनको बोलते हैं प्रोटोस्टोम, और जिनमें ब्लास्टोपोर एनएस का फॉर्मेशन करता है उनको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम। ठीक है, ड्यूटेरोस्टोम बोलते हैं, यानी कि पहले माउथ का फॉर्मेशन होगा फिर एनएस का फॉर्मेशन होता है। इधर ड्यूटेरोस्टोम में पहले एनएस का फॉर्मेशन होता है फिर माउथ का फॉर्मेशन होता है। तो इस बेस पे भी अपन ने एनिमल जो किंगडम है उसमें अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया। तो प्रोटोस्टोमियम यानी जिनमें पहले ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होने वाला है उनको अलग फाइलम में रखा, और जिनमें पहले एनएस का फॉर्मेशन होता है ड्यूटेरोस्टोम को अपन ने अलग फाइलम में रखा। ठीक है, तो प्रोटोस्टोम में अपन ने कौन कौन से फाइलम को रखा है? प्रोटोस्टोम में अपन ने जिनमें पहले मुख का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इकाइनोडर्म से पहले के जितने भी फाइलम है उनको अपन सबको प्रोटोस्टोमिया बोलते हैं, और इकाइनोडर्मेसा से लेकर कॉर्डेट तक, इकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेटा तक के जो भी फाइलम है उनको अपन ड्यूटेरोस्टोम फाइलम बोलते हैं, यानी उनमें ब्लास्टोपोर से पहले एनएस का फॉर्मेशन होता है। तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम, उसके बाद में हेमिकॉर्डेटा, और कॉर्डेटा के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं ड्यूटेरोस्टोम, और इससे पहले के कैसे होते हैं प्रोटोस्टोमियम, यानी पहले उनमें माउथ का फॉर्मेशन होता है। ओके, ठीक है, 4 क्राइटेरियाज हो गए। उसके बाद में अपन कुछ और क्राइटेरियाज भी लेकर चल सकते हैं इनमें, कि उनमें से अपन बात करें जैसे सेगमेंटेशन की बात करते हैं। एक और क्राइटेरिया अपन ले लेते हैं, सेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडी भवन, यानी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बेस पे भी अपन क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का, कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एसेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी बॉडी में किसी तरीके के सेगमेंट्स नहीं होते। उसके बाद में सूडो सेगमेंटेड और ट्रू सेगमेंटेड या मेटामेरिक सेगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो एसेगमेंटेड
यानी कि आप जैसे एस के हेलमिंथेज से पहले के ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो बॉडी में किसी तरीके का कोई डिवीजन नहीं होता, ठीक है। सेगमेंट्स का मतलब बॉडी क्लियर कट डिवीजन में या सेगमेंट्स में डिवाइड हो। जैसे अपन बात करते हैं आपके अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म में आप देखेंगे बिल्कुल आपको क्लियर इस तरीके की लाइंस दिखाई दे रही हैं, यानी बॉडी क्या है, सेगमेंट्स में डिवाइड है। और वो सेगमेंट्स कैसे हैं, पूरे अंदर तक, अंदर और बाहर दोनों तरफ आपको क्लियर सेगमेंट्स दिखाई देंगे। और उन सेगमेंट्स में हर जगह सेगमेंट्स में परफेक्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। जैसे अपन बात करें उसमें कि 13, 14, 16 सेगमेंट में क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हर जगह हर सेगमेंट में एक परफेक्ट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से सेगमेंट्स के बेस पे भी अपन क्लासीफाई करते हैं कि एसेगमेंटेड वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में किसी तरीके का सेगमेंटेशन नहीं होता। दूसरा फिर अपन बात करते हैं सेगमेंटेड कि बॉडी में ट्रू सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, बाहर और अंदर दोनों जगह सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में थर्ड जो अपने पास में आता है सूडो सेगमेंटेड, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ सेगमेंट्स बाहर दिखाई देते हैं, अंदर की तरफ सेगमेंट्स नहीं होते। जैसे आप प्लेटीहेल्मिन्थेज के ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो उन ऑर्गेनिज्म में देखें तो बाहर बॉडी में ऐसी लाइंस दिखाई देंगी, लेकिन अंदर की तरफ क्लियर सेगमेंटेशन नहीं होता, अंदर तक वो सेगमेंट्स नहीं होते, तो सिर्फ बाहर बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एनेलिडा से बाद के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। उससे पहले एसेगमेंटेड यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेज से पहले के जितने भी फाइलम हैं वो एसेगमेंटेड होते हैं, और आपका प्लेटीहेल्मिन्थेज में सूडो सेगमेंटेड होते हैं, यानी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे जिनको लेकर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया, सिमेट्री के बेस पे, सीलोम के बेस पे, उसके बाद में एम्ब्रियोजेनी यानी डिप्लोब्लास्टिक है, टिप्रोब्लास्टिक है, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी प्रोटोस्टोमियम है या ड्यूटेरोस्टोमियम है, और उसके बाद में लास्ट में सेगमेंटेड, बॉडी में सेगमेंट्स हैं या नहीं है, यानी सेगमेंटेशन के बेस पे भी अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।